जो खुद कराची वालों के लिए एक नशे की तरह था। उस पर नशे का इल्जाम भी उसके अपनों ने लगाया। जिसकी आवाज महाजिरों को मदहोश करती थी, वो खुद मदहोश रहने लगा, तो उसके बोलने पर ही पाबंदी लग गई। उसके सामने बड़े बड़े जवां मर्द कांपते थे, मगर फिर ऐसा वक्त आया कि लड़कियां तक उसकी नकलें उतारने लगी। बालूशाहियां बनाएंगे तुम्हारे लिए, समोसे बनाए गरम गरम, पकौड़े बनाए, रमजान का महीना है, आ जाओ, सहरी के वक्त आ जाओ तो सहरी खिलाएंगे, अफ्तारी के वक्त आओगे तो अफ्तारी खिलाएंगे, आ तो जाओ, बगैर पुलिस के आना। जी हाँ, एक वक्त था जब अल्ताफ हुसैन तकरीर करते थे तो ताकत के ऐवान लरसते थे। फिर वो टाइम भी आया कि खुद उनकी तकरीरें मजाक बनकर रह गई। बुरके में रह तो बुरका ना उठाओ, एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। आप भी प्यार करते हैं अल्ताफ भाई से? उरूज से जवाल का ये सफर कैसे तय हुआ, उसका जिम्मेदार कौन था, खुद अल्ताफ हुसैन या उनके वो साथी जिन पर वो तकिया करते थे। आज इनकलाब पर हम अल्ताफ हुसैन के जवाल में मशरूब मगरिब के मुबैना किरदार की बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। तो चलिए बानी MQM की ज़िंदगी के उस पहलू पर बात करते हैं जिस पर ज़्यादा बात नहीं होती। लंदन के एक महल नुमा शादी हॉल में वलीमे की तकरीब हो रही थी। पाकिस्तान का हर बड़ा फनकार उस इवेंट में शरीक था। सिक्योरिटी बहुत सख्त थी, किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, सिगरेट पीना भी मना था। कराची के एक सहाफ़ी भी वहाँ मौजूद थे। अचानक हॉल में उमर शरीफ दाखिल हुए, सबके महबूब, सबके पसंदीदा मज़ाहिया फ़नकार। कराची के सहाफ़ी ने करीब जाकर उन्हें सलाम किया तो उमर शरीफ ने उनका हाथ थाम लिया और कहा कि मेरा हाथ मत छोड़ना। ये सहाफ़ी BBC के मोहम्मद हनीफ थे। वो अपने कॉलम में लिखते हैं कि उमर शरीफ खौफज़दा थे और उनके हाथ पसीने से शराबोर थे। मोहम्मद हनीफ के बकौल कराची के स्टेज पर खड़े होकर बड़े बड़े ताकतवरों की पतलूनें उतारने वाले उमर शरीफ उस दिन अल्ताफ हुसैन से डरे हुए थे, क्योंकि वो वलीमा अल्ताफ हुसैन का ही था। उस जमाने में कराची से बाहर रहने वाले लोग शायद उस शहर को दो लोगों की वजह से जानते थे, एक उमर शरीफ और दूसरे अल्ताफ हुसैन। मोहम्मद हनीफ के मुताबिक उमर शरीफ ने अल्ताफ भाई को शादी की मुबारकबाद दी, फिर शादी के बारे में कुछ घिसे पिटे लतीफ़े सुनाए और जल्दी से वहां से चले गए। मोहम्मद हनीफ ने एक और जबरदस्त बात भी लिखी कि अल्ताफ हुसैन शायद वाहिद सियासतदान हैं जिनकी गायबाना तकरीब वलीमा 24 मुल्कों में मनाई गई। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। गायबाना नमाज जनाजा तो 1450 साल से पढ़ी जा रही है, गायबाना सालगिरह भी मनाई जाती है, लेकिन गायबाना वलीमा शायद तारीख में अल्ताफ हुसैन का ही हुआ होगा। कायदे तहरीक कहलाने वाले अल्ताफ हुसैन की उस तारीखी मकबूलियत की वजूहात क्या थी, उसका कुछ अंदाज़ा आप हमारी इन वीडियोस के जरिए कर सकते हैं। कराची ऑपरेशन वाली वीडियो देखकर आपको ये भी पता चल जाएगा कि अल्ताफ हुसैन कब और किन हालात में कराची छोड़कर लंदन गए। इन वीडियो से आपको ये भी पता चलेगा कि MQM जो उस वक्त महाजिर कौमी मूवमेंट कहलाती थी, शहरी सिंध की मकबूल तरीन जमात बन चुकी थी, लेकिन इस मकबूलियत के बावजूद इसके दामन पर मिलिटेंसी या पुरतशद्दुद सियासत के दाग थे, या शायद यही मिलिटेंसी MQM और अल्ताफ हुसैन की मकबूलियत की वजह थी, क्योंकि अयूब दौर से ही शहरी सिंध के उर्दू बोलने वाले खुद को गैर महफूज तस्वुर करने लगे थे। फिर भुट्टो के दौर में ये एहसास और बढ़ा। इसकी तफसील आप हमारी मकामी गैर मकामी वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो बहरहाल MQM बनने से पहले और बाद में कराची और हैदराबाद में लिसानी बुनियादों पर फसादात होते रहे। अप्रैल 1985 में बुशरा जैदी के वाक़ये के बाद, फिर सोराब गोड ऑपरेशन के बाद, दिसंबर 1986 में सानिया कस्बा और अलीगढ़ की सूरत में, फिर अक्टूबर 1988 में सानिया हैदराबाद हो या मई 1990 में पक्का किला ऑपरेशन, या कराची, हैदराबाद वगैरह में APMSO, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन और इस्लामी जमीयत तलबा के दरमियान तसादुम, ऐसे तमाम वाक़यात ने MQM और अल्ताफ हुसैन की पतंग को मकबूलियत की मजीद बुलंदियों पर पहुंचा दिया। शहरी सिंध के उर्दू बोलने वालों ने तय कर लिया था कि दिल तो MQM को दे ही दिया है, अब उसके लिए जान भी देनी पड़ी तो वो भी देंगे। 1987 में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में MQM ने शहरी सिंध में क्लीन स्वीप किया और 29 साला फारूक सत्तार सबसे कम उम्र मेयर बने। उस दौर में कराची और हैदराबाद में कुछ तरक्याती काम भी हुए, मगर उसी ज़माने से MQM पर उंगलियां उठना शुरू हो चुकी थी कि वो सियासत में तशद्दुद का सहारा ले रही है। MQM का जवाब यही होता था
कि उनके मुखालिफिन भी तो ऐसा कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी सोहेल दानिश के मुताबिक एक दिन मलीर में एमक्यूएम के हमदर्दों या कारकुनों ने दूसरी जबान बोलने वाले एक शख्स को गधा गाड़ी से बांधकर जला दिया। जब उन्होंने अल्ताफ हुसैन को ये बात बताई और शिकायत की तो अल्ताफ हुसैन ने कहा कि अपना हक लेने के लिए मसल दिखाना यानी ताकत का मुजाहरा करना ज़रूरी है। बहरहाल ये वो दौर था जब अल्ताफ हुसैन किंग मेकर बने हुए थे, क्योंकि एमक्यूएम मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी जमात थी। बेनज़ीर भुट्टो हों या नवाज शरीफ या दूसरे रहनुमा, सब अल्ताफ हुसैन से मिलने और उनकी हिमायत हासिल करने 9-0 आते थे। खुद उर्दू बोलने वालों में अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम की मकबूलियत का ये हाल था कि अल्ताफ हुसैन किसी पत्थर को भी इलेक्शन में खड़ा कर देते तो लोग उसी को वोट देते। अल्ताफ हुसैन जब जलसों में तकरीर के लिए आते, 1, 2, 3 कहकर खामोशी का हुक्म देते तो हजारों लाखों के मजमे में ऐसा सन्नाटा छा जाता कि सुई भी गिरे तो आवाज आए। 1, 2, 3। एमक्यूएम का मशहूर गाना मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन महाजिरों की कौमी तराने की हैसियत इख्तियार कर गया था। मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। यही वो मकबूलियत और हरदिल अजीज़ी थी जिसने शायद अल्ताफ हुसैन को खुद पसंद और खुद सर बना दिया था। वो शाहाना अंदाज में सिर्फ हुक्म दिया करते थे और उसकी तामील हो जाती थी। 9-0 के कमरे में बैठकर वो किसी मुगल बादशाह की तरह ताली बजाते और पार्टी रहनुमा फौरन उनके पास पहुंच जाते। सीनियर सहाफ़ियों के मुताबिक अल्ताफ हुसैन की शबाब में दिलचस्पी की बातें तो उन दिनों सामने आईं, कुछ स्कैंडल भी सरगोशियों में और सीना बसीना बताए जाते रहे, लेकिन किसी किस्म के नशे का इल्ज़ाम उन पर नहीं लगा। हाँ, एक ताकत का नशा था जो सर चढ़कर बोल रहा था। फिर जब कैरोटीन के पत्ते पर अल्ताफ हुसैन की तस्वीर नमूदार हुई और अल्ताफ हुसैन को पीर साहब कहा जाने लगा तो कारकुनों और हामियों की उनसे मोहब्बत अकीदत के दर्जे पर पहुंच चुकी थी। बकौल शख्से कारकुन अपने सगे बाप के बारे में तो कोई बात सुन लेते, मगर भाई के बारे में कुछ सुनना उन्हें गवारा नहीं था। फिर कराची में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया, मगर अल्ताफ हुसैन उससे पहले जनवरी 1992 में ही उम्रे के लिए सऊदी अरब और वहां से लंदन जा चुके थे। ऑपरेशन क्लीनअप के दौरान एमक्यूएम के तमाम अहम रहनुमा और बड़े सेक्टर इंचार्ज अंडरग्राउंड चले गए। उससे कुछ अरसे पहले आफाक अहमद और आमिर खान अल्ताफ हुसैन से बगावत कर चुके थे। उन समेत 400-500 लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया था। कराची ऑपरेशन शुरू हुआ तो आफाक अहमद और आमिर खान एमक्यूएम हकीकी के नाम से मंजर आम पर आ गए। फिर एमक्यूएम और हकीकी के कारकुनों के दरमियान तसादुम होने लगे। इसी दौरान अजीम अहमद तारिक ने भी अल्ताफ हुसैन का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया, मगर इससे पहले कि वो अपनी कोई अलग पार्टी बनाते, 1 मई 1993 को उन्हें दस्तगीर में उनके ससुराल में कत्ल कर दिया गया। उनके कत्ल का इल्ज़ाम भी एमक्यूएम के कारकुनों पर लगाया गया। कहा गया कि उन्होंने अल्ताफ हुसैन की हिदायत पर यह काम किया है। ये इल्ज़ाम भी साबित नहीं हो सका। इसी तरह एमक्यूएम पर कराची को अलग मुल्क बनाने के इल्ज़ाम भी लगे। जिनापुर के मुबैना नक्शे दिखाए गए, बाद में ये इल्ज़ाम गलत साबित हुए। ये बताइए, ये जिनापुर का नक्शा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के किस ऑफिस से और किस आदमी से निकला था, ये बताइए। पहली बात तो यह है कि ये जो जिनापुर के नक्शे का पूरी कहानी है, ये बिल्कुल ड्रामा था। मैंने 7 दिन लेने के बाद, अपनी तफ्तीश कराने के बाद जाती तौर पे इस नतीजे पे पहुंचा कि ये सरासर ड्रामा है और एमक्यूएम के किसी दफ्तर से ये नक्शे बरामद नहीं हुए। बल्कि उसके बाद भी एमक्यूएम बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों की हुकूमतों का हिस्सा रही। बेनज़ीर हुकूमत के दौरान पुलिस ने कराची ऑपरेशन की कमान संभाली, मगर उन तमाम कार्रवाइयों के बावजूद शहरी सिंध में अल्ताफ हुसैन का तूती बोलता रहा। फिर अल्ताफ हुसैन ने कौमी सियासत के धारे में आने के लिए महाजिर कौमी मूवमेंट को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में बदल दिया। नवाज शरीफ के दूसरे दौर में अक्टूबर 1998 में हकीम मोहम्मद सईद को शहीद किया गया। नवाज शरीफ ने उसका इल्ज़ाम भी मुत्तहदा पर लगाया और सिंध में गवर्नर राज लगा दिया। एमक्यूएम पर एक बार फिर बुरा वक्त आया, मगर 1 साल बाद ही नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता पलट गया। फिर अल्ताफ हुसैन और उनकी पार्टी का सुनहरी दौर शुरू हुआ, बानी मुत्तहदा की शादी के बाद। अल्ताफ हुसैन के करियर की तरह उनकी शादी भी चौंका देने वाली थी। उधर कराची और हैदराबाद के हजारों उर्दू स्पीकिंग लड़कियां अपनी आंखों में अल्ताफ हुसैन के ख्वाब सजाए हुई थी, मगर अल्ताफ हुसैन की आंखों में समाई तो एक बलोच लड़की। अल्ताफ हुसैन के हमनवाओं के मुताबिक उस फैसले की वजह यह थी कि वो साबित करना चाहते थे कि उनकी पार्टी अब सिर्फ महाजिरों की नहीं बल्कि पूरे मुल्क के मजलूम लोगों की है। हाँ,
मगर हासिदीन और मुनाफिकीन कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन ने ये शादी बरतानवी नेशनैलिटी के लिए की थी, लेकिन ये इल्जाम दुरुस्त मालूम नहीं होता। वो वहीं की किसी उर्दू स्पीकिंग लड़की से भी शादी कर सकते थे। 38 साल के कायदे तहरीक की शादी 2001 में हुई, जिसके वलीमे का कुछ हाल मैंने शुरू में बताया था। लंदन से कराची तक कारकुनों ने जैसा भाई वैसी भाभी, इनकलाबी इनकलाबी के नारे लगाए। वैसे वाकई में इस शादी के बाद अल्ताफ हुसैन की जिंदगी में एक इनकलाब आया और समझे उनकी किस्मत खुल गई। हुआ ये कि परवेज मुशर्रफ ने शुरू में तो किसी भी सियासी पार्टी को लिफ्ट नहीं कराई, मगर कुछ टाइम बाद उन्हें भी सियासी कंधों की जरूरत पड़ने लगी थी। नून में से काफ लीग निकाली गई, पीपल्स पार्टी को काट कर पैट्रियट बनाई गई, मुत्तहदा को भी साथ चलने का पैगाम दिया गया। भाई ने उस पर अपनी शराइत बनवा कर हाँ कर दी। यूं मुत्तहदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा एक बंधन में बन गई। 2002 के इलेक्शन के बाद मुत्तहदा को गवर्नरशिप और वजारतें मिलने लगी और शहरी सिंध का मुकम्मल कंट्रोल भी। आफाक अहमद और आमिर खान समेत हकीकी के रहनुमाओं को जेल में डाल दिया गया। 2005 में कराची और हैदराबाद के नाजिम यानी मेयर भी मुत्तहदा के बन गए, जिनके पास भरपूर इख्तियारात और फंडिंग थी। यानी ये वो दौर था जब मुत्तहदा के मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा मुबैना तौर पर दोनों हाथों से माल समेट रहे थे। और सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास के मुताबिक इसी दौर से अल्ताफ हुसैन को ज़मीनी हक़ाइक़ से बेखबर रखने का सिलसिला भी शुरू हुआ। वो अपनी पार्टी से डिस्कनेक्ट होने लगे। पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के मुकाबले में लंदन में भी राब्ता कमेटी बना ली गई, लेकिन बताया जाता है कि अल्ताफ हुसैन पर ज़्यादा असर और रसूख लंदन की राब्ता कमेटी का ही था। उनमें मोहम्मद अनवर, नदीम नुसरत, मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी और दीगर लोग शामिल थे। बहरहाल 2004 से 2008 के इलेक्शन तक मुत्तहदा के लिए गोल्डन पीरियड था। ज़राए के मुताबिक इन्हीं बरसों के दौरान अल्ताफ हुसैन अपनी खुशियों को दुबाला करने के लिए सागर और मीना का सहारा लेने लगे। और अंदर के राज जानने वाले बताते हैं कि 2007 में अल्ताफ हुसैन की तलाक की वजूहात में से एक वजह यही आदत थी। हालांकि उस वक्त तक वो एक बेटी अफजा के बाप भी बन चुके थे, मगर वो उस शौक में इतने डूब चुके थे कि बाहर निकलना नामुमकिन सा होने लगा था। उसके साथ साथ अब एक बार फिर ताकत और इख्तियार का नशा भी मुबैना तौर पर गालिब आने लगा था और वो किसी डिक्टेटर की तरह पार्टी के सारे फैसले तने तनहा करते थे। राब्ता कमेटी की हैसियत सिर्फ रबर स्टैम्प जैसी थी। पार्टी में चैमागोइयाँ तो होती थी, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि भाई को मुंह पर टोकता। इसी दौरान 12 मई 2007 भी गुजरा, जब मुल्क के चीफ जस्टिस को कराची में दाखिल नहीं होने दिया गया और पूरे दिन शहर में खून की नदियां बहती रहीं। इस कश्तो खून का इल्जाम भी मुत्तहदा और अल्ताफ हुसैन पर आया, मगर सैयां भय कोतवाल तो डर काहे का। परवेज मुशर्रफ ने तो इस्लामाबाद में मुक्का लहराकर इसे अवामी ताकत करार दिया। खैर, ये हनीमून पीरियड चल ही रहा था कि बेनज़ीर की मुशर्रफ से डील हुई और नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर यानी NRO जारी हुआ। उसका भी बहुत फ़ायदा मुत्तहदा और अल्ताफ हुसैन को हुआ, क्योंकि उनके कारकुनों और ख़ुद अल्ताफ हुसैन के खिलाफ दर्ज हज़ारों मुकदमात ख़त्म हो गए। अब होना तो ये चाहिए था कि अल्ताफ हुसैन और मुत्तहदा की शहरी सिंध पर इस हुकूमत के दौरान कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास वगैरह मिसाली सूरत इख्तियार कर जाते। यहाँ शानदार तरक्की होती, मुकम्मल अमन व अमान होता, नए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बनती, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कायम होते, कोटा सिस्टम का मसला हल होता, इन शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता, नई इंडस्ट्रियाँ लगती। मगर बड़े पैमाने पर ऐसा कुछ नहीं हो सका, बल्कि एक तरफ जहाँ पूरा मुल्क दहशतगर्दी की आग में जल रहा था, वहाँ एक बार फिर लसानी बुनियादों पर तसादुम, ज़मीनों पर कब्ज़ों, चाइना कटिंग, भत्ताखोरी और बोरी बंद लाशों का सिलसिला शुरू हो चुका था। फरवरी 2008 के इलेक्शन में भी मुत्तहदा को शहरी सिंध में भरपूर अक्सरियत मिली। माजी की तरह धांधली के इल्ज़ाम भी लगे, लेकिन ये भी हकीकत है कि उस वक्त तक कराची वालों के पास और कोई चॉइस नहीं थी। उधर बेनज़ीर की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी ने वफाक और सिंध में आसानी से हुकूमत बना ली थी, यानी इसे मुत्तहदा की वोटों की ज़रूरत नहीं थी। ताहम आसिफ अली जरदारी के मुतालिक मशहूर है कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं, तो उन्होंने मुत्तहदा को वफाक और सिंध में हुकूमतों में शामिल कर लिया। लेकिन फिर ये होने लगा कि कराची में अमन व अमान के मामलात पर ताल्लुकात बार बार बिगड़ते रहे। पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार मिर्जा खुले आम लियारी गैंग वालों की सरपरस्ती कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मुत्तहदा लियारी और ओल्ड सिटी एरिया में अपना असर और रसूख बढ़ाना चाहती थी। ये सारी डिटेल आप हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं। तो हुआ ये कि शहर में बदअमनी का इल्जाम एक तरफ लियारी गैंग वालों पर तो दूसरी तरफ मुत्तहदा और अल्ताफ हुसैन पर आता। बिलावल भुट्टो ने तो एक बार सरेआम कह दिया था, अंकल अल्ताफ, आप अपने नामालूम अफराद को संभाले। अगर मेरे कारकुनों पर एक आंच भी आए तो लंदन पुलिस क्या, मैं आपका जीना हराम कर दूंगा।
इस तनाव भरी सूरत-ए-हाल में अल्ताफ हुसैन का इन्हिसार अंगूर की बेटी पर बढ़ गया। नतीजा ये हुआ कि मुत्तहदा आए रोज हुकूमत से अलग होती, फिर रहमान मलिक या कोई और उन्हें मनाता, फिर वो हुकूमत में शामिल हो जाती। फिर जैसा कि हमने कहा कि अल्ताफ हुसैन पार्टी से डिस्कनेक्ट हो गए थे, यहाँ कुछ रहनुमा चोरी छुपे अपना उल्लू सीधा करने लगे थे। लंदन भिजवाया जाने वाला फंड कम होने लगा था, जिसके नतीजे में अल्ताफ हुसैन की फ्रस्ट्रेशन मुबैना तौर पर बढ़ने लगी। इसी दौरान ऐसी खबरें भी आईं कि वो इतनी ज्यादा पीने लगे और इतना आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे थे कि उन्हें 1.5 महीने तक रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी रखा गया। वहां से आकर कुछ महीने तो उन्होंने परहेज की, मगर फिर ये तौबा टूट ही गई। अभी ये मामला चल ही रहे थे कि 2010 में इमरान फारूक के अलग पार्टी बनाने की खबरें सामने आने लगी। फिर उन्हें 16 सितंबर 2010 को लंदन में ही चाकू के वार करके कत्ल कर दिया गया। एक देरीना साथी के यूं बिछड़ जाने पर अल्ताफ हुसैन की हालत देखने वाली थी। कैसे बर्दाश्त होगा? हिम्मत से भाई, आप बहादुर इंसान है। हिम्मत पूरी दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकी भाई। हिम्मत दे दे, छोड़ने की उन्होंने कोशिश की भाई। आप उनकी मग़फ़िरत करोड़ करोड़ शहादत। बाद में इमरान फारूक के कत्ल का इल्जाम खुद अल्ताफ हुसैन पर लगाया गया। उसकी तहकीकात के लिए लंदन में उनके घर पर छापा मारा गया तो 5 लाख पाउंड भी मिले। इस रकम की मनी ट्रेल अल्ताफ हुसैन नहीं दे सके। इसी पर उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चला। 2012 में लंदन पुलिस ने उन पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से फंडिंग लेने का इल्जाम लगाया। अल्ताफ हुसैन, मोहम्मद अनवर और तारिक मीर को मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने तलब किया और उन पर चार्ज लगाया कि वो गैर मुल्की फंडिंग से कराची में दहशतगर्दी कराते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उन रहनुमाओं ने रॉ से फंडिंग लेने का इतराफी बयान भी दिया। एक तरफ शहरी सिंध वाले पिछले 10 साल से मुत्तहदा के कारनामे देख रहे थे कि शहर के मसाइल हल होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे थे। दूसरी तरफ कराची में मुत्तहदा के कई रहनुमाओं के कत्ल के बाद लंदन में इमरान फारूक के कत्ल, रॉ से फंडिंग की बाज़ गश्त, 9 मई और सानिया बल्दिया टाउन जैसे वाक़यात के अलावा पार्टी के नाम पर दुकानदारों से लेकर सनतकारों तक से भत्ताखोरी ने कराची की आवाम को मुत्तहदा और अल्ताफ हुसैन से बदजन करना शुरू कर दिया था। उधर पार्टी में भी धड़ेबंदी होने लगी थी। अल्ताफ हुसैन इस सूरत हाल से मजीद डिप्रेशन का शिकार होने लगे थे। शुगर और हाइपरटेंशन ने उनका मिजाज मजीद चिड़चिड़ा कर दिया था। वो रात भर जागते और पूरा दिन सोते। शाम को वो मुबैना तौर पर बोतल पीकर राब्ता कमेटी से घंटों टेलीफोनिक खिताब करते। उस वक्त भी उनकी दहशत इतनी थी कि सारे रहनुमा टेलीफोन के सामने अदब से हाथ बांधकर बैठते और जी भाई किया करते थे। ऐसे ही एक बार अल्ताफ हुसैन रमज़ान में जिना ग्राउंड में तकरीर कर रहे थे। पाकिस्तान में इफ्तार का वक्त होने वाला था, मगर लंदन में तो दोपहर थी। अल्ताफ हुसैन की रिवायती तकरीर जारी थी। अब उनमें माजी जैसा जोश व वलवला तो नहीं रहा था, मगर कारकुन मोहब्बत में और रहनुमा मजबूरी में ये तकरीरें सुन लिया करते थे। खैर, तो उनकी तकरीर के दौरान मगरिब की अजान हो गई। फारूक सत्तार ने हिम्मत की, माइक उठाया और पूछा, भाई अजान हो गई है, इफ्तार कर लें? दूसरी तरफ से अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, नहीं, हमारी तरफ अजान नहीं हुई। स्टेज पर कई वफाकी वज़रा, उलमा और दीगर अहम शख्सियात बैठी थी, मगर किसी में जुर्रत नहीं थी कि वो अल्ताफ हुसैन को समझा सके। खैर, ये तो आम शहरी थे, खुद टीवी चैनलों का हाल उससे भी बुरा था। वो अल्ताफ हुसैन की लंबी लंबी तकरीरें दिखाने पर मजबूर थे। हालांकि उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उरूज था, एक मिनट 1 लाख का होता था, मगर टीवी चैनल अपना ये नुकसान बर्दाश्त करने पर मजबूर थे। जून 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत और नवंबर में जनरल राहील शरीफ के आर्मी चीफ बनने के बाद कराची में फिर ऑपरेशन शुरू हुआ और फिर जब एमक्यूएम के कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारियां बढ़ने लगी तो अल्ताफ हुसैन की तकरीरें ज़्यादा जारहाना होती गईं। वो ऐसी बातें कह जाते जिनका दिफा पार्टी रहनुमाओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। उधर पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात बढ़ गए थे। 2013 के इलेक्शन में किसी न किसी तरह मुत्तहदा जीत तो गई, मगर तहरीक इंसाफ को 7-8 लाख वोट पड़ गए थे। अल्ताफ हुसैन उस पर सख्त नाराज थे और उसकी वजह से 9-0 पर रहनुमाओं से बदसलूकी का वाक़या भी पेश आया था। इस वाक़ये के बाद अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल समेत कई अहम शख्सियात अलग हो गई थी। फिर मार्च 2015 में रेंजर्स ने 9-0 पर छापा मारा, मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार हुए और असलहा बरामद होने का दावा किया गया। उसके बाद अल्ताफ हुसैन की तकरीरें मजीद सख्त हो गईं और वो खुलकर रेंजर्स और दूसरे रियासती इदारों के खिलाफ बोलने लगे। इस्टेब्लिशमेंट ने कई बार गवर्नर इशरतुल बात के जरिए उन्हें पैगाम भिजवाया। इसी तरह मुस्तफ़ा कमाल और दूसरे रहनुमा लंदन जाकर उनकी मिन्नतें करते। अल्ताफ हुसैन मान भी लेते, कुछ दिन तक तो खुद पर काबू भी रखते, मगर फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते। बिलाखिर 22 अगस्त 2016 की तकरीर उनके लिए आखिरी कील साबित हुई। कराची प्रेस क्लब के बाहर कारकुनों से खिताब में
रियासत और मुल्की सालमियत के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल कर डाली। इसके नतीजे में उनकी तकारीर और बयानात पर पाबंदी लग गई, जबकि खुद MQM ने भी उनसे लाताल्लुकी इख्तियार कर ली। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। बाद में अल्ताफ हुसैन ने जहनी दबाव का हवाला देते हुए माफ़ी मांगी, मगर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई नरमी नहीं दिखाई गई। उस दिन मुत्तहिदा के कारकुनों ने अल्ताफ हुसैन की हिदायत पर ARY पर हमला भी किया था, क्योंकि ARY के किसी प्रोग्राम में उनकी शराब नोशी का जिक्र किया गया था। बहरहाल उसके बाद अल्ताफ हुसैन की मुश्किलात बढ़ती ही गईं। 2019 में लंदन पुलिस ने उन्हें नफरत अंगेज़ तकरीर के मुकदमे में गिरफ्तार किया, जबकि 2020 में पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान फारूक कत्ल केस में उन्हें इश्तिहारी करार देते हुए कहा कि कत्ल का हुक्म अल्ताफ हुसैन ने दिया था। इन मुश्किलात के नतीजे में अल्ताफ हुसैन मज़ीद आपे से बाहर होते रहे। कभी वो मोदी से मदद की अपीलें करते तो कभी अक़वाम मुत्तहिदा को पाकिस्तान में मदाखलत की दावत देते। उसका नतीजा ये निकला कि उनके नाम के सामने लगे सुर्ख क्रॉस का रंग मज़ीद गहरा ही होता गया। उधर लंदन में उनके लिए माली मुश्किलात भी पैदा हो गई। उन्होंने कई बार कारकुनों से चंदा भेजने की अपीलें की और कहा कि उनके पास रोज़ के खर्चे चलाने के भी पैसे नहीं हैं। मार्च 2023 में वो लंदन में जायदादों का एक अहम मुकदमा भी हार गए। अदालत ने फैसला दिया कि महंगे इलाके में मौजूद 5 घर और 2 दफातर अल्ताफ हुसैन नहीं बल्कि MQM पाकिस्तान की मिल्कियत हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 3.5 अरब रुपए बताई गई। अल्ताफ हुसैन ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, जिसके नतीजे में ये जायदादें वापस उनको मिल गई। यूँ उनकी मुश्किलात कुछ कम हुई। 2016 से अब तक अल्ताफ हुसैन कई बार अस्पताल में भी एडमिट हो चुके हैं। कई बार तो उनके दुनिया से चले जाने की अफवाहें भी फैली, मगर बहरहाल अल्ताफ हुसैन न सिर्फ सेहतियाब हुए बल्कि अपने वज़न में भी नुमाया कमी की। ज़राए का दावा है कि वो अब भी बीते हैं, मगर सिर्फ दवाई के तौर पर। इन तमाम बातों के बावजूद सिंध के उर्दू बोलने वालों में आज भी एक तबका ऐसा मौजूद है जो उन्हें अपना हकीकी कायद मानता है और उनकी वापसी की राह तक रहा है। दूसरी जानिब अल्ताफ हुसैन भी मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट को ये यकीन दहानी कराने की कोशिश करते रहे हैं कि वो बदल चुके हैं और उन्हें दोबारा सियासत का मौका मिलना चाहिए। अब तक तो उनकी अर्जी मंजूर नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। तो क्या अल्ताफ हुसैन कभी सियासत में या वतन वापस आ सकेंगे? उसका फैसला वक्त करेगा। अल्ताफ हुसैन के उरूज और ज़वाल के बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।